नमस्कार। ये बोर्ड परीक्षा के बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी सीरीज का दूसरा वीडियो है। सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस कब गणतंत्र घोषित हुआ? तो फ्रांस कब गणतंत्र घोषित हुआ? ऑप्शन देखें, 21 जनवरी 1793, 21 सितंबर 1792, 21 सितंबर 1789 और चौथा ऑप्शन है 22 जनवरी 1798। तो इसका सही उत्तर है 21 सितंबर 1792। अगला प्रश्न देखें, फ्रेडरिक सारियू, इनका नाम जरूर आपने सुना होगा। फ्रेडरिक सारियू कौन था? तो फ्रेडरिक सारियू फ्रांसीसी दार्शनिक था, एक फ्रांसीसी कलाकार था, फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ था या फ्रांसीसी क्रांतिकारी था? तो आप जानते हैं बेहतर ढंग से, फ्रेडरिक सारियू एक फ्रांसीसी कलाकार थे। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन कोड जो नेपोलियन के द्वारा जारी किया गया, नेपोलियन कोड को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम सिविल कोड, अंग्रेजी में सिविल कोड के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसे जानते हैं नागरिक संहिता। और उसके आगे लिखा है 1805, 1807, 1804 और 1806। तो आपको बेहतरीन ढंग से पता है ये था नागरिक संहिता 1804। अगला प्रश्न है लिब्रे। लिब्रे को आपने पहले भी सुन रखा है, ये क्लास 9th में भी सुना था। लिब्रे क्या है? फ्रांस की मुद्रा है, फ्रांस का झंडा है, एक राजमहल का नाम है या फ्रांस के शासक का प्रधानमंत्री है? तो ये फ्रांस की मुद्रा थी। अगला प्रश्न देखें, मेटरनिख, संपूर्ण यूरोप को देखिएगा तो उसमें मेटरनिख का नाम बिल्कुल चमकता हुआ सुनाई पड़ता है। तो वही पूछ रहे हैं ये मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख कौन था, आइए हम देखते हैं। मेटरनिख जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का चांसलर, रूस का जार या फ्रांस का सम्राट? जी, ये मेटरनिख था ऑस्ट्रिया का चांसलर। अगला प्रश्न है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये संधियों के नाम हैं, डेनमार्क की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि, गाइस्टीन की संधि और प्राग की संधि। आप बेहतरीन ढंग से जानते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो कि सन 1871 में हुआ था, संपन्न हुआ था, उसके बाद ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगला प्रश्न देखें, लौह और रक्त की नीति, रक्त और लौह की नीति, जिसे ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कहा जाता है, यह नीति किसके द्वारा अपनाई गई, किसने अपनाई इसे? इसका ऑप्शन है फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, बिस्मार्क ने, गैरिबाल्डी ने या लुई सुलहवे ने? तो आपको ये पता होना चाहिए कि रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने जारी की थी। अगला प्रश्न देखें, यंग इटली, बहुत ही प्रसिद्ध संस्था, ये गुप्त संस्था हुआ करती थी, आपको जरूर पता होना चाहिए कि इसका संस्थापक कौन है। यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो ये थे काउंट काउर, मैजिनी, गैरिबाल्डी या जियोवर्टी? तो हम जानते हैं बेहतरीन ढंग से कि ये था मैजिनी। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति 1889 के दौरान वहां किस वंश का शासन था? तो ये आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ रखा है। ट्यूडर वंश था, स्टुअर्ट वंश था, बूर्बो था या रोमनो वंश था? तो आप जानते हैं कि फ्रांस में क्रांति के दौरान बूर्बो वंश, यानी ऑप्शन सी सही है, बूर्बो वंश का शासन था। प्रश्न नंबर 10 है, वियना सम्मेलन की मेजबानी यानी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको पता है कि वियना कांग्रेस जो है ये सितंबर 1814 से जून 1815 तक संपन्न हुआ था और इसकी जो है मेजबानी किसने की थी? बिस्मार्क, मेटरनिख, चार्ल्स दमस और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है इसकी जो है अध्यक्षता या मेजबानी मेटरनिख ने की थी। अगला प्रश्न है, रूढ़िवादी विचारधारा का क्या अर्थ है? रूढ़िवादी, जिसको हम लोग कंजर्वेटिव जो है मेंटालिटी बोलते हैं, वो क्या है? आलोचना और असहमति को स्वीकार करना, पारंपरिक रीति रिवाजों को स्वीकार करना, नई विचारधारा को स्वीकार करना या तेजी से हो रहे बदलाव को स्वीकार करना? तो हम जानते हैं कि रूढ़िवादी पारंपरिक विचारधाराओं को स्वीकार करते हैं और उसे ही बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब यहाँ उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न पे हम लोग जाते हैं।
19वीं सदी में मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का क्या अर्थ था? ऑप्शन है प्राचीन परंपरा को स्थापित करना और आगे बढ़ाना, व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी, समाज में दासत्व को बनाए रखना, बदलाव के लिए हिंसक तरीके को अपनाना। लेकिन उदारवाद जो लिबर्टी शब्द से बना है, जिससे लिबरल शब्द बनता है, यह व्यक्ति की आज़ादी की बात करता है और कानून के सामने सबकी बराबरी की बात करता है, यानी कि उत्तर बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वाटरलू का युद्ध, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है, इसके परिणाम क्या हुए? तो देखते हैं। ऑप्शन है इसमें नेपोलियन की हार हुई, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया की विजय हुई, फ्रांस में बूर्बो वंश की सत्ता की वापसी हुई। तो आपको अगर वाटरलू के युद्ध के बारे में आपको पता है तो आप जान जाएंगे कि ये सारे ही उत्तर सही हैं, यानी कि वो इसका जो ऑप्शन डी है ये सही उत्तर है। अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि सन 1848 में सूती कपड़े पर चित्रित जर्मेनिया, जो कि जर्मनी देश के रूपक के रूप में प्रसिद्ध हुई, उसके चित्रकार कौन थे? उसके चित्रकार कौन थे? अगर आपने अपने चैप्टर में पेज को पलटा होगा और उसमें चित्रों को भी ध्यान से देखा होगा तो आपको जरूर इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। ऑप्शन हम आपके सामने रखते हैं। पाब्लो पिकासो, फिलिप वेट, लियोनार्डो दा विंची और डी ऑप्शन है जॉर्ज ब्रॉक। तो इसका उत्तर है फिलिप वेट। ओके, नेक्स्ट इस श्रृंखला का 15वां प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण के बाद किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, विलियम तृतीय या विलियम चतुर्थ को? तो आपको बेहतरीन ढंग से पता है, अगर आपने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा है तो ये है विलियम प्रथम। ओके, एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए है। इटली का एकीकरण कब संपन्न हुआ? इसे आप हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और इसी तरह हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।